साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस 15 मिनट की शो में। अभी हम आपके साथ 15 मिनट लगातार बने रहेंगे और 15 मिनट में कम से कम आपको 30 से ज़्यादा सवाल का रिवीजन होगा, तो आप लगातार इस सेशन में बने रहिएगा। चलिए साथियों, हम प्रश्न को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज 12 तारीख है और आज ही रात के 9 बजे एक बिग सरप्राइज आप तमाम बिहार के छात्रों के लिए, आप तमाम स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्रा के लिए जो है शशि शरण सर के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप शशि सर के साथ स्वयं जुड़ेंगे आज रात के 9 बजे। सर स्वयं लाइव रहेंगे और चूंकि ये सरप्राइज है तो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आज रात क्या होने वाला है। तो आज ही रात के 9 बजे इस में आप जरूर भाग लीजिएगा इसी ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मिलने वाला है आपको एक बहुत बड़ी तोहफा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा सुखद और सफल होगा। तो आप उसमें जरूर जुड़िएगा आज ही रात के 9 बजे। चलिए साथियों, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। फटाफट हम लोग 15 मिनट में लगातार ये तमाम प्रश्न को देख लेंगे और आप लोग यदि इसका आंसर जानते होंगे तो मेरे जवाब देने से पहले जो है हर एक प्रश्न का सही जवाब जो है, सही उत्तर जो है, आप आंसर कमेंट कर जरूर करिएगा। और बाकी ये क्लास आपको कैसा लगता है यह भी साथियों कमेंट करके बताइएगा। चलिए भाई, सबसे पहला प्लस सवाल कहता है कि तरल अवशिष्ट जल के ऊपर तैरने लगता है। जितना भी तरल अवशिष्ट पदार्थ जो है वो जल के ऊपर तैरने वाले, जैसे बसा हो गया या ग्रीस हो गया या फिर तेल हो गया, जैसे ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी ठोस अवशिष्ट के बारे में कहता है जो कि जल के ऊपर तैरने लगता है, चाहे वो आपको फैट की बात हो या फिर ग्रीस का बात हो या तेल का बात हो। ये क्यों तैरने लगता है, उस ठोस पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या वह पीट कहलाता है? नहीं, आपको पता है कि पीट साथियों क्या है? ये पीट जो है कोयला का सबसे घटिया प्रकार होता है और यदि इसको पानी में डाल लिया तो डूब जाएगा। क्या वो यूरिया होगा? नहीं होगा। उसको आपंक कहा जाता है। वो ठोस पदार्थ साथियों जो है आपंक के नाम से जाना जाता है। यानी इस आपंक को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपका ग्रीस जो है या मोबिल वगैरह आता है, ग्रीस या मोबिल वगैरह आता है, उसी को साथियों जो है आपंक कहा जाता है। यानी साथियों आंसर आपका बिल्कुल विकल्प सी हो जाएगा, जल तो होगा नहीं। और यूरिया के बारे में आप सबको पता है कि यूरिया का उपयोग कहां किया जाता है? तो उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। और यूरिया में सर्वाधिक मात्रा में जो है यह आपको नाइट्रोजन रहता है, लगभग कितना? तो आपका 47% जो है यूरिया में आपको नाइट्रोजन पाया जाता है। और पीट जो है यह कोयला है। और पीट के बारे में आपको बता दूं, सबसे घटिया किस्म के कोयले के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, तो साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर पीट हो जाएगा। यानी एक एक प्रश्न के माध्यम से आप यहां पर कई प्रश्न सीखेंगे, कई प्रश्न जानेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण साथियों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लाइक भी कर देंगे सेशन को, कमेंट भी करके बताएंगे आंसर जो भी आप जानते हैं या एक्स्ट्रा जो आप सीखते हैं वह भी कमेंट कर सकते हैं। और यह सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि एलिल ब्रोमाइड का मुख्य आईयूपीएसी नेम क्या है। यानी एलिल ब्रोमाइड जो है इसका आईयूपीएसी का मतलब मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में साथियों जो है एलिल ब्रोमाइड को क्या कहा जाता है? तो 3 ब्रोमोप्रोपीन के नाम से जाना जाता है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, 3 ब्रोमोप्रोपीन जो है इसी को एलिल ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है। यानी साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर बाबू? अगला प्रश्न आपका है कि आवर्त सारणी के समूह 1, ध्यान रखिएगा, समूह 1 में कौन सा नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाता है, अर्थात वो जलने लगता है। ये समूह 1 में कौन कौन सा तत्व है भाई? तो इसमें आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का नाम आता है। जिसमें साथ ये सोडियम जो है ये हवा के संपर्क में ज्यों ही आता है कि बहुत तेजी से क्या होता है, ये जलने लगता है, अर्थात ये सेकंडों के अंदर जो है ये साथ धूमिल हो जाता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर साथ यहां से सोडियम हो जाएगा। यानी आंसर आपका विकल्प भी हो जाएगा। जितने भी प्यारे साथी यदि आप भी जानते हैं तो आप आंसर कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों अति अभिक्रियाशील है और इसको सुरक्षित रखने के लिए जानते कहां रखा जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब अति अभिक्रियाशील है, इसको सुरक्षित रखने के लिए साथी जो है किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो आंसर आपका विकल्प बी हो गया।
अगला, निम्नलिखित में से क्या क्या न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है? न्यूलैंड के अष्टक के उदाहरण की बात करेंगे तो कार्बन और बेरिलिन, बिल्कुल नहीं। लिथियम और सोडियम जो है ये आपको न्यूलैंड के अष्टक नियम में आता है, क्योंकि न्यूल अष्टक का मतलब साथियों मैंने 8 बताया है। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि पहला तत्व का गुण 8वां से मिलेगा, दूसरा का 9वां से और तीसरा का साथियों जो है 10वां से मिलेगा और चौथा का साथियों 11वां से मिलेगा। इस तरीके से बताया गया था। इन्हें उसके बीच का डिफरेंस साथियों जो है कितना का, बीच में साथियों जो है 8 तत्वों का डिफरेंस के बारे में बताया गया था। तो इस तरीके से ये आपको लिथियम के बारे में कहा गया था। ये लिथियम जो है आपको जो इसका गुण किससे मिलेगा? सोडियम से। न्यूलैंड के अष्टक में कहा गया, और आपको पता है लिथियम और सोडियम जो है ये एक वर्ग का है भी, और दोनों का रासायनिक गुण की बात किया जाएगा, इसके रासायनिक गुण का बात किया जाएगा तो इसका रासायनिक गुण भी क्या होता है? समान होता है। चलिए, तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। क्लियर। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक उच्च होता है? यानी क्वथनांक का मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट होता है। यह बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा? हाई किसका होगा? तो आपका यहां से एल्कीन है, अल्केन, अल्काइन और अल्कोहल। ये जो विकल्प आपको दिया गया है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट साथियों जो है, क्वथनांक बिंदु जो है वो आपको अल्कोहल का होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट साथियों जो है सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है। और ध्यान रखिएगा, अल्केन का समर सूत्र याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अल्केन का सूत्र क्या होता है भाई? तो इसका होता है CnH2n+2। अल्कीन का साथियों जो है CnH2n, और अल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2। तो इस प्रकार साथियों अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का ये समान सूत्र साथियों कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। जब आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, तो आप निश्चित रूप से बता पाइएगा। चलिए मेरे दोस्त, आपका आंसर यहां से विकल्प डी हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? इसका जो उत्पाद है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड होगा? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा? नहीं। ये साथियों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। इसमें साथियों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है होगा। चलिए, तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सबसे मिलकर साथियों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। चलिए, तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यदि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को आप मिलाते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है? तो इससे साथियों CaCO3 का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यदि सिर्फ आप H2O को मिलाते हैं, जल को मिलाते हैं, तो इससे साथियों जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। चलिए बाबू, ये तमाम टर्म याद रखिएगा, कई बार ये तमाम सवाल साथियों जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया। चलिए, तो आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला, यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहां पर देखिएगा साथियों, यह आपसे गलत कथन के बारे में पूछा है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। पहला कहता है यौगिक में एक परिवर्तनशील संरचना होता है, यह बिल्कुल गलत है। यौगिक में परिवर्तनशील संरचना होता है, यह बिल्कुल गलत है। चूंकि गलत पूछा था इसलिए आंसर आपका विकल्प ही होगा। अगला, तत्व नए यौगिक को बनाने के लिए अभिक्रिया कर सकता है, यह बिल्कुल सही है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक का अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। और यौगिक में घटक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहता है, यह भी सही है। और निश्चित अनुपात उपस्थित रहता है, यह नियम किसने दिया था? तो साथियों मैंने आपको कई बार बताया है, यह नियम जो है, इस नियम का प्रतिपादन जो है यह आपको जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया गया था। किसी भी यौगिक का जो घटक होता है, जो अवयव होता है, उस यौगिक के अवयवों का अनुपात जो है, रेशियो जो है, वो हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। चलिए, तो आपका आंसर साथियों यहां से विकल्प ए हो जाएगा। चूंकि गलत के बारे में पूछा था इसलिए आपका आंसर विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? ये साथियों मैग्नीशियम क्लोराइड है। याद रखिएगा, ये आपका जो है मैग्नीशियम क्लोराइड है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, याद रखिएगा। सीजियम फ्लोराइड बिल्कुल नहीं, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी आपका मैग्नीज क्लोराइड बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बाबू। ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि विकल्प सी में है। अब देखिए, यहां पर मैग्नीज क्लोराइड दिया गया था, बहुत सारा बच्चा यहां पर क्या होगा, कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन साथियों आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपका आंसर यहां से मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, एक एक प्रश्नों का सही जवाब। अगला, द्रवों में गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ क्या हो जाता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है। इनमें से कोई याद रखिएगा, द्रवों में गैसों की घुलनशीलता यदि तापमान आप बढ़ाइएगा
तो तापमान में यदि कमी कर दीजिएगा तो द्रवों में गैसीय घुलनशील तापमान की कमी करने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर यदि कम करिएगा घुलनशीलता घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाइएगा घुलनशीलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। साथियों बायोगैस जो है बायोगैस अर्थात ये जैव गैस को कहा जाता है और इसका जो सबसे प्रमुख घटक है यह आपका CH4 है, यानी जिसको आप मीथेन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो सबसे प्रमुख घटक है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो इसमें मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है, उसमें आपको मीथेन का नाम आता है। चलिए तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहां से मीथेन हो जाएगा। सीएनजी के प्रमुख घटक की बात किया जाएगा भाई, तो याद रखिएगा सीएनजी के प्रमुख घटक में भी मीथेन का ही नाम आता है। और यदि आप एलपीजी की बात करिएगा तो एलपीजी का जो सबसे प्रमुख घटक है इसमें C4H10 अर्थात ब्यूटेन का नाम आता है। यानी साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प ए हो जाएगा। मीथेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बाबू? चलिए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड साथियों जो है ये वायुमंडल के प्रमुख घटक में आता है, मतलब ये वायुमंडल में सॉरी इसकी मात्रा कम रहता है, लेकिन ये पेड़ पौधे में को भोजन बनाने में काफी सपोर्ट करता है। क्लियर? अगला, जब दूध दही में परिवर्तन होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा। अब देखिए दूध यदि दही में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या दही से दूध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इन ये परिवर्तन साथियों जो है हमेशा के लिए घटित हो जाता है। ये परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ये परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसे परिवर्तन को ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन के नाम से, यानी केमिकल चेंज के नाम से ऐसे परिवर्तन को साथियों जो है रासायनिक परिवर्तन अर्थात केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन, समतापी परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जिसको फिर से प्राप्त किया नहीं संभव है। भौतिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दूसरे परिवर्तन जो है ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अतः आपका आंसर यहां से विकल्प डी हो जाएगा। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब सॉरी अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो एक बार परिवर्तन हो गया फिर से प्राप्त नहीं हो, और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है फिर से दोबारा प्राप्त करना। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प सी हो जाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन, या इसी में ध्यान रखिएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, या फिर साथियों जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। चलिए तो आंसर ही हो जाएगा। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पुनः प्राप्त किया जाता है, इस तरह का रिलेशन होता है। जैसे हम आपसे बात करें भौतिक परिवर्तन में, जैसे बर्फ का यदि जमना और पिघलना की बात करते हैं, जमना व पिघलना की बात करेंगे तो ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर? अगला आपका है कि दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आर्गन का बिल्कुल नहीं, रेडोन का बिल्कुल नहीं, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड बोले तो N2O का प्रयोग जो है आपको निश्चेतक के फॉर्म में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला, किसी भी व्यक्ति को रात में पैर के नीचे नहीं सोने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि पैर रात में क्या होता है पता है, नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पैर रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, त्याग करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाती है ना, प्रकाश संश्लेषण होगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर पाएगा। तो रात में तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं पाता है, अतः रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अब वो मुक्त करता है, त्याग करता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाएगा, यदि पैर के नीचे सोएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी श्वसन क्रिया के माध्यम से बॉडी के अंदर जाएगा और उस व्यक्ति के लिए हार्म होगा। इसलिए आंसर बाबू आपका क्या हो जाएगा, तो विकल्प सी हो जाएगा। अगला, मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है। मैलिक अम्ल साथियों जो है ये सेब में पाया जाता है, यानी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। सिरका की बात किया जाता है, ध्यान रखिएगा सिरका में आपका जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक की बात किया जाएगा तो चींटी के डंक में साथियों ध्यान रखिएगा इसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर की बात किया जाएगा तो अंगूर में साथियों जो है आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प ए हो जाएगा। आपका आंसर साथियों सेब हो जाएगा। क्लियर?
अगला C6H6 का रासायनिक नाम क्या पता है? ये साथियों बेंजीन का फॉर्मूला जो है C6H6 है, यानी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। चलिए साथियों, ये आप 15 मिनट में आपने बहुत सारे सवाल दिखाए। ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में आप सबको बता दूं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए बैच जो है, हिंदी मीडियम की बैच जो है, मात्र 990 रुपए में स्टार्ट हो चुका है। यदि आप एक ही परीक्षा पास करके बिहार में अधिकारी बनना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा इस बैच को, यदि पटना से बाहर हैं तो। और यदि पटना में है तो हमारी ऑफलाइन सेंटर नया टोला में आइए, यहाँ पे ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।